नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे HAL एग्जाम के लिए, और साथ में जो NMDC का एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसके सेट्स किए हुए हैं, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहां जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, हमने जो है एक जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट PDF नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उसमें उसमें देखिए, हमने जो है कवर किया, आपका पॉलिटी का ही पार्ट है, हिस्ट्री का ही पार्ट है, और स्टैटिक जीके का भी है, और भी जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, तो वो सभी चीज हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं। और साथ में करंट अफेयर का भी PDF आपको मिल जाएगा। तो सभी का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 4 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 3 सेट ऑलरेडी कर लिया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ASCII स्टैंड्स फॉर। तो ये देखिए, ये जो आपका एक कोड है, जो बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी आपके जो कोड होते हैं बेसिकली कंप्यूटर के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, तो उनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते ही रहते हैं। जैसे कि आपका ये ASCII कोड है, तो इसका तो फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, जो ASCII कोड आपका है, तो ये जो है हम लोग बेसिकली एक रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंट किया था कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो उसको बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके पास कोड रहते हैं। जैसे कि आपका कुछ आपके रहते हैं बाइनरी कोड में रहते हैं, जैसे कुछ आपके रहेंगे उसमें ASCII कोड रहेगा, कुछ आपका जो है उसमें EBDIC कोड रहेगा, कुछ यूनिक कोड रहते हैं आपके, और कुछ आपके रहेंगे उसमें जो आपका रहता है 4 बिट्स का ग्रुपिंग करते हैं हम लोग उसको। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके रहते हैं कोडिंग पैटर्न रहते हैं, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो एक में जिसमें कि आपका एक ASCII कोड भी है। तो देखिए, जो ASCII जो कैरेक्टर रहते हैं इसमें, तो इनको हम लोग 7 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे फुल फॉर्म तब से पूछा ही गया था, लेकिन आप लोग ये भी याद रखना कि जो ASCII कैरेक्टर जो होते हैं, तो इसको हम लोग 7 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और ये जो है स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड रहते हैं, जो कि हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपका रहता है, तो उनमें तो हम जैसे ह्यूमन लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, तो वो तो समझेगा नहीं, वो तो हमेशा बिट्स के फॉर्म में ही अंडरस्टैंड वो करेगा, जैसे 0 या 1 के फॉर्म में। तो ASCII भी इस तरीके का एक आपको कोड रहता है बेसिकली, जो 7 बिट्स के फॉर्म में जो है ग्रुपिंग करता है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड जो ASCII कोड रहता है, तो ये जो है 128 कैरेक्टर को डिफाइन करता है, अप टू 0 to 127। तो इसके दो टाइप के होते हैं, एक आपका रहता है ASCII 7 बिट का, और एक रहता है आपका ASCII 8 बिट का। अगर 7 बिट का है तो इसमें कितना कोड अलाउ करेगा, इसमें तो 128। अगर आप 2 के पावर आप 7 करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 128 हो जाएगा। और वहीं पे आपका एक अगला रहता है ASCII 8 बिट का। तो इसमें देखिए, 8 बिट है, तो 2 की पावर 8 आप करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 256 सिंबल और कैरेक्टर, मतलब इतना सिंबल ये कैरेक्टर जो है ये सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी एट बर्थ। तो इसमें क्वेश्चन सिंपल आपका है कि जो कोई मान लीजिए कोई चाइल्ड रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें कितने बोन्स होते हैं उसके बॉडी में जब वो जन्म लेता है, यानी कि बर्थ के समय कितनी होती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 306 रहता है, तो 300 जो नियर में आका होगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे 300 हो जाएगा। और देखिए, कोई भी जो बेबी रहता है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी जो रहती है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 300 से अबव बोन्स रहते हैं बर्थ के समय में। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ही बेबी का ग्रोथ होता है, जब वो यंग चाइल्ड मतलब एडोलसेंट में होता है, तो इवेंचुअली जो बोन्स रहते हैं ना उसके, तो वो सारे फ्यूज होते जाते हैं आपस में, और इस तरीके से वो जुड़ते जाते हैं। और जो नंबर ऑफ बोन्स रहता है, एक ह्यूमन एडल्ट की बात करते हैं, तो वो आपका हो जाता है 206। तो ये है एक ह्यूमन एडल्ट के बोन। और बट जो बर्थ के समय जो रहता है बेबी का, तो वो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास। तो कहीं पे आपको 306 भी आपको मिलेगा, तो कोई भी रहे आप लोगों को दोनों याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है आपका न्यू बॉर्न बेबी का पूछा गया था, तो इसका आपका 300 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि ऑन विच डेट मार्टियस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ असैसिनेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए, किस दिन जो है हम लोग मार्टियस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जो कि ये हम लोग बनाते हैं हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी जी का, यानी कि जो गांधी जी का इस दिन जो है असैसिनेशन किया गया था उसके लिए। तो देखिए, ये सेलिब्रेट की जाती है आपका दैट इज ऑन मार्च
सॉरी ऑन जनवरी 30। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 30, यानी कि 30 जनवरी को जो है मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जो ऑन द असैसिनेशन ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो है आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। और इसे हम लोग मार्टियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। और ये किस लिए है, तो इस दिन जो है महात्मा गांधी जी का जो है हत्या की गई थी। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑन विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोमीटर, नैनोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो सिंपल इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो आपका एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके रहते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है बेसिकली, तो ये लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसे याद कर लेना। जैसे कि अल्टीमीटर आपका दिया हुआ है, तो देखिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में और बेसिकली अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए कि कितना हाइट पे है। फिर अगला देखिए आपका एमीटर है। एमीटर का यूज किया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ वो कितना है वो मेजर करने के लिए, और बेसिकली एम्पियर में मेजर की जाती है इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ को। फिर अगला देखिए आपका एनीमोमीटर है। तो देखिए एनीमो का मतलब विंड आपका होता है। तो इसका यूज किया जाता है विंड का वेलोसिटी और फोर्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग एनीमोमीटर का। फिर अगला देखिए आपको ऑडियोमीटर है। तो ऑडियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं जैसे साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, और इसके साथ में कोई पर्सन जैसे कितना अच्छे से कोई भी चीज सुन सकता है, तो उस सभी चीजों के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑडियोमीटर का। फिर अगला देखिए एक्सीलरोमीटर आपका है। तो एक्सीलरोमीटर देखिए भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि हम लोग यूज करते हैं एक्सेलरेशन फोर्सेस को मेजर करने के लिए। फिर अगला देखिए आपका बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर का यूज हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंडीशंस को मेजर करने के लिए। फिर अगला आपका यहाँ पे बैरोग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए बैरोग्राफ जो है तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है तो उसका कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर अगला देखिए बाइनोकुलर आपका है। तो ये जो है हम लोग कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। बोलोमीटर आपका अगला है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं हीट रेडिएशन को बेसिकली मेजर करने के लिए। इसके अलावा देखिए और भी आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिया हुआ है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम का हम लोग यूज करते हैं जैसे हार्ट का जो मूवमेंट जो होते हैं तो उसको ट्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और साथ में रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है कार्डियोग्राम का। कार्डियोग्राफ आपका एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो रिकॉर्ड की जाती है। फिर अगला देखिए कैलोरीमीटर है। तो कैलोरीमीटर जो आप कहती है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग कलर की जो इंटेंसिटी होती है उसको कंपेयर करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका इसमें सिनेमेटोग्राफ आपका दिया हुआ है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट आपका है जिसके थ्रू पिक्चर को प्रोजेक्शन की जाती है स्क्रीन के ऊपर में, ताकि जो है इसमें इमेज जो रहती है किसी फोटोग्राफ का उसको इनलार्ज किया जा सके। फिर अगला देखो क्रेसोग्राफ दिया हुआ है। तो क्रेसोग्राफ का हम लोग यूज करते हैं जैसे कोई भी प्लांट का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है तो वो ग्रोथ वो किस तरीके से हो रहा है, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो वो सब रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है क्रेसोग्राफ का। फिर अगला देखिए क्रायोमीटर आपका है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बहुत ही कम टेम्परेचर होती है लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। डायनामो आपका है। तो डायनामो देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा करता है ये बेसिकली। फिर डायनामो मीटर आपका है। तो ये तो डायनामो तो आपका है ही। तो ये जो डायनामो मीटर आपका है तो ये जो है फोर्स टॉर्क ऑफ पावर को मेजर करता है। फिर इंडोस्कोप है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल जो पार्ट्स रहते हैं या फिर चाहे कोई भी एनिमल्स भी हो गया तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स रहते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए यूज किया था इंडोस्कोप का। फिर अगला देखिए आपका इसमें इलेक्ट्रोमीटर आपका दिया हुआ है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे फैथोमीटर आपका दिया हुआ है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं ओशियन की जो डेप्थ होती है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हु रॉट द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बुक यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है तो ये बुक पब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इन्होंने देखिए पब्लिश किया था इसे 1934 में। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इनके द्वारा जो है बुक पब्लिश किया गया था और इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया हुआ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे आपके एंसेंट जो बुक्स आपके रहते हैं तो वो पूछे जाते हैं। तो हमने जो है बहुत सारे बुक्स और ऑथर्स के जो रिलेटेड आपके रहते हैं एंसेंट बुक्स से रिलेटेड, तो वो जो है हमने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है जीके वाले में, तो आप लोग उससे स्टडी कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसमें कि रामानाथ स्वामी टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो जो रामानाथ स्वामी टेम्पल जो है तो ये एक हिंदू टेम्पल है, तो ये कौन से गॉड के लिए डेडिकेटेड है बेसिकली। तो देखिए जो आपका रामानाथ स्वामी टेम्पल जो है
तो ये लॉर्ड शिवा जो है तो उनके उनके लिए बेसिकली ये जो है डेडिकेटेड है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे तो ये तो आपसे पूछा ही जाता है क्वेश्चन में कि ये कौन से गॉड के लिए मतलब बेसिकली डेडिकेटेड है, लेकिन ये आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट में है, जितने भी फेमस टेम्पल है इंडिया के, तो ये है आपका तमिलनाडु में। तो ये भी आप लोग याद रखना। और ये जो है जितने जो 12 ज्योतिर्लिंग है तो उनमें से भी ये एक है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर में, तो यहाँ पे हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना। जैसे कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल है तो ये आंध्र प्रदेश में है। महाबोधि टेम्पल ये बिहार में आपका है। सोमनाथ टेम्पल है तो ये गुजरात में है, जो कि काफी फेमस है। फिर उसके बाद देखिए वैष्णो देवी टेम्पल जो है, जो कि ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा जो अमरनाथ टेम्पल आपका है तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो आपका कर्नाटक में है। गोमतेश्वरा टेम्पल तो देखिए कर्नाटक में ही है। फिर खजुराहो टेम्पल देखिए ये भी काफी फेमस है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका है। सांची स्तूप की बात करते हैं तो ये देखिए मध्य प्रदेश में आपका है। सिद्धि विनायक टेम्पल तो ये जो है लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में है। और कोणार्क का सन टेम्पल ये सूर्य मंदिर है आपका, आप लोग इसे गोल्डन टेम्पल से कंफ्यूज नहीं होना। सन टेम्पल आपका है तो ये ओडिशा में है। फिर जगन्नाथ टेम्पल आपका है तो ये देखिए ओडिशा में आपका है। गोल्डन टेम्पल ये जो आपका जो कि ये पंजाब के अमृतसर में आपका है, तो ये है आपका गोल्डन टेम्पल है आपका बेसिकली, ये इसे बोलते हैं हम लोग। और ये आपका सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर ये आपका है। तो ये दोनों में आप लोग फर्क रखना है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि इसमें आपसे पूछा गया था, तो ये आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर यहाँ पे, जैसे मीनाक्षी टेम्पल आपका हो गया, इसके अलावा रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, नटराज टेम्पल हो गया। तो ये सारा जो आपका है ये तमिलनाडु में है टोटल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विच टाइप ऑफ बजट जनरली गेट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इलेक्शन ईयर। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आपका ये है कि किस टाइप का बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट की जाती है जब इलेक्शन ईयर होती है। यानी कि जिस समय इलेक्शन होनी होती है तो उस समय बहुत ही कम समय रहता है। यानी कि जो कोई बजट बनाई जाती है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाई जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे हमारे अगर बात करते हैं लोकसभा का, इंडिया की बात करें तो वो जनरली अप्रैल मई में एक्चुअली होती है इलेक्शन। तो जनरली जो बजट सेशन होता है जनवरी के समय में, तो उस समय तो फुल ईयर के लिए बनाया तो नहीं जा सकता है। तो उस समय बनाई जाती है इंटरिम बजट, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरिम बजट बोलते हैं हम लोग। जनरली जो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट आपका रहता है यहाँ पे, तो ये आपका रहता है इंटरिम बजट। तो ये इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए इंटरिम बजट आपका उस समय बनाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि फुल बजट नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और नजदीक में जो आते हैं यहाँ पर आपका। और इसके बाद देखिए ये रहता है कि जो आपका इंटरिम बजट बनता है तो ये जो है फिर इलेक्शन तक ही आपका रहता है। उसके बाद जब मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट चुन के जो भी आई तो वो फिर से बजट पेश करते हैं अपना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। तो देखिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है तो ये इस्टेब्लिश किया गया था कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसका नाम आपको जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी रहता है, या फिर इसका नाम है हेली नेशनल पार्क भी है, जो कि ये 1936 में इसका सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और ये पार्क जो है आपका तो ये उत्तराखंड में है। और बेसिकली देखिए जो ये नेशनल पार्क आपका है तो ये जो बंगाली टाइगर है तो उससे जो इंडेंजर्ड बंगाली टाइगर है, तो बेसिकली टाइगर को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है ये नेशनल पार्क क्रिएट की गई थी। और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। और सबसे ओल्डेस्ट मतलब ये नेशनल पार्क है इंडिया का, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क। तो ये जो है आपका इसका देखिए बेसिकली इसमें पूछा गया था कि कौन से जो है एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी, तो ये बंगाल टाइगर को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका तो 1 हो जाएगा। बट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो थी कहाँ पे थी आपका, ये उत्तराखंड में है। और कब इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1936 में। और इसका जो पुराना नाम है तो वो है आपका हेली नेशनल पार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका इसमें से बहुत तरह से पूछे जाते हैं आपके, तो सभी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि नेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो पहले इंडियन का नाम आपको बताना है कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज रिसीव किया हुआ है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ सीके नायडू, रंगनाथ मिश्रा, अमर्त्य सेन और सीवी रमन। तो देखिए दोस्तों अगर आपने देखा होगा नोबेल प्राइज का लिस्ट, मतलब जितने भी इंडियंस को दिया गया है नोबेल प्राइज,
तो उसमें से अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो जो इकोनॉमिक्स साइंस के फील्ड में दो लोगों को दिया गया है। तो पहला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमर्त्य सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जो कि इनको 1998 में दी गई थी इकोनॉमिक्स का प्राइस, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज। और वहीं पे सेकंड टाइम मतलब जो है मतलब सेकंड पर्सन है जिन्होंने रिसीव किया था इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज, तो वो है अभिजीत बनर्जी। तो इनको जो है 2019 में दी गई थी। तो ये तो है आपका इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले दिया गया था अमर्त्य सेन को, और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम अभिजीत बनर्जी को, जो कि कॉम्बिनेशन में दिया गया था ये। तो इस तरीके से देखिए तो आपका इकोनॉमिक साइंस का हो गया। लेकिन आप लोग ये पूरा कंप्लीट लिस्ट याद कर लेना, मतलब जितने भी इंडियन जो विनर्स है नोबेल प्राइज के लिए, जो इनको नोबेल प्राइज दी गई है इंडिया जो मतलब है ओरिजिन के, तो उसमें से आपका सबसे पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो ये सबसे पहले पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इनको लिटरेचर के फील्ड में दी गई थी। और देखिए जब दिया गया था तो वो कौन सा ईयर था, तो 1913 है। तो 1913 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इसमें से आपके सारे जितने भी पॉइंट्स आप कहते हैं सब इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है, फील्ड भी आपका पूछा जाता है, और नाम तो पूछा ही जाता है कि किसको किसको दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए सीवी रमन को दिया गया था, और इनको फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था 1930 में। फिर इसके बाद देखिए हरगोविंद खुराना को दिया गया था, इनको देखिए मेडिसिन के फील्ड में दिया गया था 1968 में। फिर इसके बाद मदर टेरेसा को भी दिया गया था। तो ये देखिए ये इंडियन ओरिजिन से नहीं थी, लेकिन ये फिर भी इंडियन, जैसे बाद में ये इंडियन का सिटीजन ये बन गई थी, तो इनको जो है शांति के लिए दिया गया था, यानी कि पीस प्राइज दिया गया था नोबेल का 1979 में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे जो है चंद्रशेखर, तो इनको फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था 1983 में। और उसके बाद फिर अमर्त्य सेन तो इकोनॉमिक साइंस का तो आपका है ही। इसके अलावा आपका है वेंकटरमन रामकृष्णन, तो इनको केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था 2009 में। फिर उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को कंबाइनली दिया गया था पीस यानी कि शांति के लिए 2014 में, मलाला यूसुफजई के साथ में कॉम्बिनेशन में दी गई थी। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट लिस्ट। तो आप लोग जो इसे याद करना, किसी भी तरीके से इसमें आपका पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में पहला तो अमर्त्य सेन को दिया गया था, सेकंड है आपका इसमें दूसरे पर्सन है वो अभिजीत बनर्जी। और इसमें आप देखिएगा जैसे फिजिक्स में आपका है तो पहला दिया गया था सीवी रमन को, और दूसरा दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो आपका क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग अपने तरीके से इसे याद रखना। आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नोबेल प्राइज से रिलेटेड, तो पूरा कंप्लीट लिस्ट याद रखना आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन आपका है कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ओथ और एन अफर्मेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो जैसे देखिए जब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो वो जब अपना ऑफिस में एंटर करते हैं तो उनको जो है सबसे पहले ओथ लेनी होती है या फिर अफर्मेशन लेनी होती है। तो इनका जो ओथ है तो वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, इनके किनके द्वारा जो है उनको शपथ दिलाई जाती है। तो देखिए इंडिया के जो चीफ जस्टिस होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, तो उनके द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई जाती है या फिर जो अफर्मेशन जो होती है। तो ये है आपका राइट आंसर, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं किसी कारणवश, अगर अपॉइंट नहीं होते या फिर कोई भी रीजन के चलते प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अवेलेबल होते हैं तो उनके द्वारा भी दी जा सकती है। तो ये तो है आपका यहाँ पे चीफ जस्टिस है ही, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं रहते किसी भी कारणवश तो जो भी सीनियर मोस्ट जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो उनके द्वारा भी दी जा सकती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। और इस तरीके से देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो भी रहते हैं तो वो कौन किसको ओथ दिलाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। ये सारा कुछ जो है आपको मिल जाएंगे पूरे जो आपका पीडीएफ दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएंगे पॉलिटी वाला सेक्शन में। तो हमने जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जीके से रिलेटेड तो हमने जो है पीडीएफ में इंक्लूड करने की कोशिश किया हुआ है। उसमें आपको सारे सेक्शन से आपको मिल जाएंगे पूरे कंटेंट, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से आपका हो गया या फिर जनरल साइंस आपका हो गया, तो सभी से जो है आपको उसमें मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी एग्जामिनेशन आपके अभी आने वाला है HAL का, NMDC का, RSAB JEE का, इसके अलावा आपका और भी जो भी एग्जाम आपके रिसेंट में होने वाले हैं तो सभी के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम आपको इसी तरीके से आगे भी जो है हर सेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लगभग अब आपको बहुत सारे सेट आपको प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपका एग्जामिनेशन ओवर नहीं हो जाता है। तो आप लोग जो है इस सेशन को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।